हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें हम कवर करेंगे यूनिट 11। तो 11 यूनिट है हमारा नर्सिंग इंफॉर्मेटिक या फिर इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट। तो उस यूनिट को हम पूरा कवर करेंगे इसी एक ही लेक्चर में। ये एक ही लेक्चर में हम सारा टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है सिलेबस में, वो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया गया है कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक या फिर इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। उसके रिगार्डिंग तो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि ये होता क्या है। In the modern healthcare system, information is the important as a medication. Every patient generated data from vital sign to diagnosis, treatment and nursing care documentation। यानी कि जो भी मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हर एक इंफॉर्मेशन वहाँ पे निकल रही है, चाहे वो हम एज ए मेडिकेशन की तरह। ठीक है, ये कह रहा है कि एज ए मेडिकेशन की तरह वो रहता है। जैसे कोई मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट को, वैसे ही एक इंफॉर्मेशन होता है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में। चाहे वो हम पेशेंट से रिलेटेड कोई डाटा की बात कर रहे हो, चाहे वो नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर कोई डायग्नोसिस या फिर कोई ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में एक इंफॉर्मेशन लिंक रहता है। अब अगर हम बात करें नर्सिंग इंफॉर्मेटिव की, तो क्या होता है। नर्सिंग इंफॉर्मेटिव कंबाइंड नर्सिंग साइंस and information science and computer science to manage and communicate data information and knowledge इन सर्विस प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, तीन एस्पेक्ट को लेकर बात कर रहा है। पहला तो हमारा नर्सिंग साइंस, दूसरा इंफॉर्मेशन साइंस और थर्ड वन जो है हमारा कंप्यूटर साइंस। तो कहीं ना कहीं जो नर्सिंग इंफॉर्मेटिव है, इन तीनों का क्या है, कॉम्बाइनेशन होता है। ठीक है, जिसके कारण से जो कोई भी हमारे पास चाहे डाटा हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, उसको हम कैसे शेयर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है कैसे उसको हम कलेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किस माध्यम से, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे नर्सिंग इंफॉर्मेटिव के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़े तो इसमें क्या आप मेंशन कर सकते हैं, इट हेल्प नर्सेस। तो नर्सेस के लिए क्या हेल्पफुल रहता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिव का, रिकॉर्ड एंड रिट्राव पेशेंट इंफॉर्मेशन इजीली। ठीक है, तो जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन होगा उससे इजीली क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और रिट्राई कर लेंगे। मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट का कोई डाटा वगैरह, तो इजीली हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हेल्प कर सकता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। सही बात है कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है, इनहेंस कम्युनिकेशन। अब पहले क्या होता था, तो पेपर पेन वर्क होता था, लेकिन अब जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वैसे ही क्या हुआ, पेपर पेन वर्क का काम कम होता गया, रिड्यूस हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस यानी जो हो रहा था, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, वैसे ही जो कम्युनिकेशन का ड्यूरेशन या प्रोसेस हो गया, काफ़ी शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्हेंस हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन। रिड्यूस एरर। ठीक है, तो जो भी एरर के चांसेस हो रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है इसके वजह से। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड डाटा। तो ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट थे कि जो कि हेल्प करता है नर्सेस को कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना या फिर उसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नर्सिंग इंफॉर्मेटिव क्या होता है, नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड प्लस टेक्नोलॉजी, तो उसे हम बोलते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेटिक। ठीक है, अब इसका डेफिनीशन देख लेते हैं कि डेफिनीशन क्या होता है इसका। Nursing informative is the specialty that integrated nursing science, computer science, and information science to manage and communicate data, information, knowledge, and wisdom in nursing practice। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि नर्सिंग साइंस क्या होता है, एक स्पेशलिटी होता है जो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कंबाइन होता है किससे, नर्सिंग साइंस से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन साइंस से, जो कि मैनेज करता है जो भी डाटा होता है, कोई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होता है, तो जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो होता है हमारा नर्सिंग इंफॉर्मेटिक। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, तो एसोसिएशन द्वारा ये दिया गया था, एएनए द्वारा, तो इसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद इसके डायमेंशन की बात करें कि क्या डायमेंशन है जो नर्सिंग इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो वही बात करें। अभी तीन डायमेंशन हम बात किए थे, नर्सिंग साइंस, इंफॉर्मेटिव साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो ये तीन इन डायमेंशन होते हैं, इसको याद रखिएगा आप। आगे बढ़े
आगे बढ़े तो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है कॉन्सेप्ट के रिकॉर्डिंग कि कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिव क्या होता है। तो आगे बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक का। बेस्ड ऑन द DIKW फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, तो ये क्या होता है डाटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो DIKW के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये मतलब कि उसको डिवाइड किया गया है कॉन्सेप्ट को। तो डाटा क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, फैक्ट होता है, फिगर होता है। जैसे कि बीपी से हमने लिया है तो हमारा डाटा कितना आया 150/90। तो ये हमारा एक डाटा हो गया, हमारे पास एक डाटा हो गया कि उस पेशेंट के रिगार्डिंग जो हमारा बीपी आया वो हमारा डाटा हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ऑर्गेनाइज डाटा विथ मीनिंग। तो जो भी यानी कि ऑर्गेनाइज डाटा होगा उसका एक मीनिंगफुल होगा। अब हमने बीपी तो ले लिया, इसका क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि एलिवेटेड बीपी इंडिकेट करेगा हाइपरटेंशन को। तो ये हमारा क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। नॉलेज की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन के बीच का मतलब कि अंडरस्टैंड करना है। कि जैसे कि एग्जांपल देखें, नर्स नो हाई ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टॉक रिस्क। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि नॉलेज दर्शा रहा है कि इंफॉर्मेशन के बीच का एक रिलेशन होता है कि कैसे आप समझेंगे। उसके बाद विजडम क्या होता है, अप्लाइंग नॉलेज टू मेक डिसीजन। ठीक है, तो हम नॉलेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जो भी हम इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए, यानी कि जो मैनेजमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग। जैसे कि नर्स प्रोवाइड करेगा लाइफस्टाइल एडवाइस एंड मेडिकेशन रिमाइंडर, ताकि जो ब्लड प्रेशर हो क्या हो, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे बढ़े तो जो हमारा आगे टॉपिक दिया गया है, हाँ एक नोट देख लीजिए यहाँ पे। तो नोट क्या है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक ट्रांसफर डाटा इनटू मीनिंगफुल नॉलेज दैट गाइड नर्सिंग एक्शन एंड पेशेंट केयर डिसीजन। तो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक क्या होता है, ट्रांसफर होता है डाटा का जो कि मीनिंगफुल वे में होता है। ठीक है, मीनिंगफुल वे में होता है जिससे जो पेशेंट केयर क्या हो, डिसीजन ले सके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है और गाइड करता है नर्सिंग एक्शन में। उसके बाद हम बात करें अगला टॉपिक जो इसमें दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक। तो क्या प्रिंसिपल होते हैं उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला मानते हैं एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। तो जो भी नर्सिंग इंफॉर्मेटिक होता है उसकी क्या प्रिंसिपल होते हैं, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और जो इंटीग्रिटी होता है वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी डाटा हमारे पास फीड हो गया है, अब हमें क्या करें, अप टू डेट उसको चेंज करते रहना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसमें जरूरी होता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की या फिर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करेंगे, उस डाटा को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, या फिर जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होगा सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में की जाएगी। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी और टाइमलाइन होना चाहिए उस डाटा का कि हाँ कितने दिन तक उस डाटा को स्टोर करना है, कितने दिन तक उसको रखना है, मतलब सारी चीज़ें, और कितना क्वालिटी वगैरह उसकी चेक करनी है, सारी चीज़ें उसमें रहती है, मेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी होती है, टाइमलाइन होता है कि हाँ इस डाटा को इतने दिन तक स्टोर करना है, इतने दिन का कॉन्फिडेंसली उसको मेंटेन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए उस डाटा के रिगार्डिंग जो भी रहना चाहिए। उसके बाद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गया आपका, एक्सेसिबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। तो ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल थे जो कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक में आपको मेंशन करने रहेंगे। तो इजी है, ऑलरेडी हम लोग आगे से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हर एक प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। तो इतना इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बस हेडिंग हेडिंग भी लिखेंगे। 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो नर्सिंग डिफाइन करना है कि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक क्या होता है, दूसरा इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आप मेंशन करेंगे। आगे बढ़े तो आगे जो हमारा टॉपिक दिया गया है मेथड या फिर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक। तो क्या मेथड होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उसकी हम बात कर लें। तो जो यहाँ पे मेथड दिया गया है, पहला तो हमारा है डाटा कलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी हमारे पास डाटा आया है फिर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज होगा। कहाँ पे होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में होगा। ठीक है, जो भी हमारा डाटा होगा, फिर इंफॉर्मेशन क्या होगा, रिट्राइवल होगा, यानी यूज व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा का हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हेल्प, फिर हेल्प करता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में। उसके बाद डाटा एनालिसिस फॉर रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, एटसेट्रा।
तो ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट थे या फिर मेथड थे जो कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक में आपको मेंशन करने रहेंगे। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बेसिकली मेथड या कंपोनेंट ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कंपोनेंट क्या होते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक के, तो आप इसको लिस्ट डाउन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारा एप्लीकेशन है ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक या फिर यूजेस ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक क्या होंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है। ठीक है, सही बात है कि कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें भी नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक यानी जो नर्सिंग टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है उसका यूज हो रहा है। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है इसका। नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग रिसर्च, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, क्लिनिकल अलर्ट सिस्टम, टेली हेल्थ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन हर एक प्लेस पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ताकि जो इफेक्टिव है एफिशिएंट केयर हो सके या फिर जो इंफॉर्मेशन की डिलीवरी हो सके वो प्रॉपर हो। ठीक है, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन या यूजेस हो गए। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज क्या होंगे इसके, तो बेसिकली एडवांटेज क्या होगा, इन्हेंस होगा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सही बात है कि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एक्यूरेसी को ये इन्हेंस करता है, उसकी क्लैरिटी को इन्हेंस करता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि जब हम पेन पेपर यूज कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारे एरर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास आया इंफॉर्मेटिक यानी कि टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद सेव टाइम, सही बात है कि टाइम का भी सेविंग होता है और इम्प्रूव एफिशिएंसी इन पेशेंट केयर। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो सकता है। प्रमोट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ये भी सही बात कह रहा है। उसके बाद इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वन प्लेस से इंफॉर्मेशन अनदर प्लेस पे क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। तो कहीं कहीं कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर रहा है, साथ में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो रहा है कि डाटा जो हो रहा है ईजिली एसेस हो जा रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन हम फॉरवर्ड कर ले रहे हैं ईजिली। ठीक है, इंक्रीज पेशेंट सेफ्टी, तो कहीं ना कहीं जो डाटा हो रहा है को पेन पेपर पे ना होकर हम कोई सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में उसको स्टोर करते हैं ताकि जो उसका जब पेशेंट की सेफ्टी हो वो भी इंक्रीज हो, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हो वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी सारी चीज़ें मेंटेन रहे। उसके बाद फैसिलिटेट डाटा स्टोरेज एंड रिट्रावल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाटा स्टोरेज को भी ये फैसिलिटेट करता है और रिट्रावल यानी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा की उस नीड के, तो हम उसका ये क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें चैलेंजेस क्या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस या लिमिटेशन की बात करें, हाई इनिशियल कॉस्ट। सही बात है कि हाई इनिशियल कॉस्ट लगता है सेटअप एंड मेंटेनेंस में। जब भी हम स्टार्टअप करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, हाई रहता है। नीड फॉर कंटिन्यू ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। सही बात है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल सिस्टम। तो हाँ, ये भी बात हो रहा है कि पहले जो वर्कर काम कर रहे थे या एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वो पहले पेन पेपर वाला कर रहे थे, तो उनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है सिस्टम के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, कि हम कैसे उसको काम करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, तो ये भी चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, हाँ ये भी रहता है कि अगर डाटा क्या हुआ, लीक हो गया, ठीक है, तो ये भी एक रहता है, प्राइवेसी रिस्क भी हो सकता है उसमें देखने को। टेक्निकल फेलियर एंड सॉफ्टवेयर डाउन टाइम, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, टेक्निकल इशू आ जाता है। ठीक है, एरर या फिर सर्वर क्या होता है, चलता नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये था नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक के चैलेंजेस हो या लिमिटेशन की बात करें। रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है इसमें नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक में, ये भी आपको मेंशन करना रहेगा। तो डाटा कलेक्टर, ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट करने का काम हो सकता है नर्स का। ठीक है, डाटा को यूजर यानी कि जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होगा जो भी पेशेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो भी डाटा हमें शेयर करनी है तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, डाटा मैनेजर यानी कि डाटा को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें रहता है, स्टोर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हो गया। एजुकेटर, ठीक है, तो एजुकेटर में हेल्प करता है कि जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नर्सेस क्या करेंगी, गाइड करेंगी, जो सुपीरियर नर्स होंगे या सुपरवाइजर नर्स होंगे गाइड करेंगे जो नर्सिंग स्टाफ हो गए उनको। ठीक है, कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। रिसर्च में हेल्प करता है, कोई भी रिसर्च या फिर टेक्नोलॉजी वही बात करें ना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं कि जो डाटा हमारे पास पहले से ही है, इंफॉर्मेशन पहले से ही है,
उसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। फिर जो कोई नई चीज़ें अगर सर्च करनी रहती है तो वो होता है हमारा रिसर्च में भी हेल्प करता है ये। लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो कहीं ना कहीं लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है, जो भी पॉलिसी वगैरह फॉर्म हो गए, रूल एंड रेगुलेशन वगैरह के लिए भी, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है। तो ये रोल ऑफ नर्स हो गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको मेंशन करना रहेगा आपको जब 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन तो हमारा यही बन रहा है कि नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस हमारा बनता है इसके प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रिंसिपल आप याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट इसके, और जो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो रोल ऑफ नर्स आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आएगा हमारा पेशेंट रिकॉर्ड। तो पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, तो पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है? इन एवरी हेल्थ केयर सेटिंग पेशेंट रिकॉर्ड आर द वाइटल पार्ट ऑफ क्लिनिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो सभी को पता है पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है। पेशेंट का डाटा होगा, जो भी डाटा होगा, चाहे उसके ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग बात करें, चाहे उसके डायग्नोस्टिक की रिकॉर्डिंग बात करें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर डिस्चार्ज की बात करें, तो सारा कहीं ना कहीं पेशेंट का जो डाटा होता है उसको कैसे मैनेज करना रहता है, कैसे उसको सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें होता है हमारा पेशेंट रिकॉर्ड। They serve as a written or electronic document that contain complete information about patient health status, diagnosis, treatment and nursing care provided during the hospitalization। तो कहीं ना कहीं एक रिटन फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होता है। जो भी पेशेंट आया होगा उस हॉस्पिटल में, तो उस दौरान क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, क्या डायग्नोसिस वगैरह हुआ है, नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड किया गया है, वो सारा डाटा कहीं न कहीं एक सिस्टम में स्टोर किया जाता है कि जब हमें मान लीजिए वो फिर से फर्दर है डायग्नोसिस कराने के लिए, तो उसका डाटा हमारे पास रहे, तो हमें ज़्यादा चीज़ें पूछनी ना पड़े। ठीक है, तो हमें पहले से ही उसके बारे में जब पता रहेगा तो हमारा कहीं न कहीं टाइम भी बचत होगा और जो पेशेंट का केयर होगा, वो भी इफ़ेक्टिव वे में होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आप नोट एक डाउनलोड देख कर लीजिए कि नोट करना है इसमें। These records are useful for communication, legal evidence, research, education and evolution of care। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किस लिए हेल्प कर रहा है? ये हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कोई लीगल एविडेंस वगैरह हो गया, हाँ मान लीजिए कोई लीगल केस हुआ कि हाँ आपने क्या केयर दिया था, क्या नहीं दिया था, वो सारा चीज़ें डाटा हमारे पास रहता है। तो कहीं ना कहीं एक लीगल एविडेंस के तौर पे भी ये काम कर देता है हमारा। रिसर्च में काम करता है। ठीक है, एजुकेशन या फिर एवोल्यूशन हो गया, कोई भी केयर हमने दिया है उसका एवोल्यूशन करना कि वो इफेक्टिव हुआ है कि नहीं। अब इसका डेफिनेशन देख ली कि डेफिनेशन क्या होता है, उतना तो आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया। A patient record is a complete, accurate and the permanent written communication of patient health status and care provided। तो जो भी पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होगा वो होता है हमारा पेशेंट रिकॉर्ड। सिंपल से समझिए इतना। ठीक है, तो अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ये ने ये डेफिनेशन दिया है, तो इसको आप याद कर सकते हैं और एक अपना सिंपल सा डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे पेशेंट रिकॉर्ड के, ये आपको मेंशन करने रहेंगे। तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर को भी मेंटेन करता है, लीगल एविडेंस तौर पे काम करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, रिसर्च हो गया, ऑडिट एंड एवोल्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में। तो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर आप कहें कि यूजेस हो सकते हैं पेशेंट रिकॉर्ड के, तो ये आपको मेंशन करने रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें टाइप्स क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड के टाइप्स की बात करें। ऑलरेडी सबको ये पता है चीज़ें, पर लिखना कैसे ये किसी को नहीं पता रहता कि हाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो जब भी आपके पास टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड पूछा जाएगा, तो जैसे हमें पता है कि एडमिशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड होता है, उसका लेबोरेटरी रिकॉर्ड होता है, नर्सिंग रिकॉर्ड होता है, मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेबोरेटरी रिकॉर्ड हो गया उसका, ऑपरेटिव रिकॉर्ड हो गया, प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो गया, डिस्चार्ज रिकॉर्ड हो गया। तो ये बेसिकली कुछ टाइप हैं जो कि पेशेंट के रिगार्डिंग, जब भी वो हॉस्पिटल में आता है तो कितने रिकॉर्ड उसके रहते हैं सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड यानी कि उसका डेमोग्राफिक डाटा रहता है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, पता, सारी चीज़ें उसमें रहता है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में। मेडिकल रिकॉर्ड में यानी कि फिजिशियन का डायग्नोसिस रहता है, ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, प्रोग्रेस नोट रहता है उस पे। ठीक है, नर्सिंग रिकॉर्ड में क्या रहता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और इवोल्यूशन।
उसके बाद लेबोरेटरी रिकॉर्ड में जो हमारा रहता है रिपोर्ट ऑफ ब्लड, यूरिन, इमेजिनरी, यानी जो भी हमारा डायग्नोस्टिक वगैरह टेस्ट हुआ है वो सारी चीज़ें लेबोरेटरी में आता है। ऑपरेटिव रिकॉर्ड में क्या हुआ, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है कि नहीं हुआ है, एनेस्थीसिया वगैरह कितना दिया गया था। पोस्ट ऑपरेटिव नोट लिखा जाता है कि पेशेंट का कैसा कंडीशन रहा। उसके बाद प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी रहता है कि डेली नोट ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, जब मॉनिटर करते रहते हैं तो वो भी रिकॉर्ड में रहता है। मेडिकेशन रिकॉर्ड रहता है, जो भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। डिस्चार्ज रिकॉर्ड यानी कि फाइनल आउटकम क्या आता है वो सारे चीज़ें इसमें रहता है, ठीक है। एडवाइज एंड फॉलो अप इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है हमारे डिस्चार्ज रिकॉर्ड में। तो आप इसको अच्छे से एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है कि अगर 5 मार्क्स में, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नहीं तो वैसे भी ये फ्लो चार्ट इतना सफिशियंट है। उसके बाद हम बात करें आगे, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो कहीं ना कहीं चेक करता है एक्यूरेसी को, ठीक है, कि एक्यूरेट है कि नहीं ये रिकॉर्ड जो भी पेशेंट का है, ठीक है। कंप्लीटनेस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। लीगल लाइकेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिग्नेचर एंड डेट एंड स्टैंडर्ड। टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए ताकि जो डाटा का एरर वगैरह आ रहा है या फिर जो मान लीजिए लीक डाटा हो गया तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल थे रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें इसमें मेथड ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 मार्क्स में, कि मेथड क्या है किसी भी पेशेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड आता है मैनुअल मेथड, जो कि पेपर बेस्ड मेथड होता है। फिजिकल चार्ट वगैरह हो गया, फाइल्स हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें ये एग्जांपल आते हैं। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटराइज्ड मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है, जो कि स्टोरेज करता है कंप्यूटर डाटा फॉर्म में, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड होता है, जो कि 4 पार्ट में होता है। डाटाबेस, प्रॉब्लम लिस्ट, प्लान और प्रोग्रेस नोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सोर्स ओरिएंटेड जो रिकॉर्ड होता है, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट वाइज होता है, ठीक है, कि कहाँ से वो जनरेट हुआ है वो डाटा या इंफॉर्मेशन, किस डिपार्टमेंट से है, तो हमारा हो गया सोर्स। उसके बाद जो अगला आता है हमारा इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड सिस्टम, जो कि ऑल केयर प्रोवाइडेड नोट्स होता है आर द रिकॉर्डेड टुगेदर, जितने भी केयर प्रोवाइड किया गया है उस पेशेंट को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू डिस्चार्ज, वो सारा उसमें मेंशन रहता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रहता है। नरेटिव मेथड क्या होता है, रिटेन इन द पैराग्राफ फॉर डिस्क्राइबिंग पेशेंट कंडीशन एंड केयर, ठीक है। तो एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है सारी चीज़ें कि क्या क्या पेशेंट को केयर दी गई है, उसकी कंडीशन क्या थी, ठीक है, मेडिकेशन, डायग्नोसिस, सब कुछ उसमें एक पैराग्राफ में मेंशन रहता है। तो हमारा हो गया नैरेटिव मेथड, ठीक है। आगे देखिए तो हमारा फ्लो शीट या फिर ग्राफिकल चार्ट मेथड होता है। तो इसमें क्या आता है, सच जैसे वाइटल साइन हो गया, ठीक है, इनटेक आउटपुट हो गया, और हमारा बेड इट्सेट्रा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें फ्लो शीट में या फिर ग्राफिकल चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारा वाइटल साइन कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट कितना है, ठीक है, और बेड कितना हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो कि डिजिटल स्टोरेज करता है, अलाउ करता है, ठीक है, रिमोट एक्सेस और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड अलर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में। तो ये बेसिकली कुछ मेथड थे जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे जब भी पूछा जाएगा मेथड ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे आता है हमारा यूज ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड इन नर्सिंग। क्या यूज होता है पेशेंट रिकॉर्ड का नर्सिंग में, तो कहीं ना कहीं ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है, ऑलरेडी हमने ऊपर भी पढ़ दिया है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर भी बताया गया है, एजुकेशन, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो देखो हर चीज़ आपको वही दिया है, बस घुमा के दिया है। तो आपको बस ये रहना है, प्रेजेंट करना आना चाहिए कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ को, ठीक है। चाहे हम यूजेस की बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें, देखिए सिमिलर चीज़ें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक हेडिंग हो जा रहा है कि हाँ यूजेस ऑफ पेशेंट, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका एक अच्छा मार्क्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर पेशेंट रिकॉर्ड, तो क्या इसके एडवांटेज होंगे, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। सही बात है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड रहेगा तो हम उसकी जो क्वालिटी या फिर केयर हो वो भी इम्प्रूव होगा और कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, फॉलोअप वगैरह जब भी आता है वो।
फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही बात है कि अगर हमारे पास डाटा पहले से ही रहेगा तो हमें ज़्यादा चीज़ें उससे पूछनी नहीं पड़ेगी, हमें पहले से ही पता रहेगा कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, क्या ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सर्व करता है एज ए लीगल एविडेंस इन एमएलसी। तो कोई भी मेडिको लीगल कोई कंप्लायंस वगैरह हो गया, केस वगैरह हो गया, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके उसके में, या फिर कैसे आप सेफ हो बचे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक लीगल एविडेंस के तौर पे भी यूज होता है कि हाँ हमने ये पेशेंट को इतने टाइम रिसीव किया था, उसने डिस्चार्ज इतने टाइम लिया। तो एक हमारे पास एक डाटा रहता है। ठीक है, हेल्प करता है एजुकेशन, रिसर्च एंड ऑडिटिंग में। ठीक है, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग, प्रोवाइड एक्यूरेट सेटिस्फैक्शन डाटा फॉर प्लानिंग। तो ठीक है, जब भी हमें नीड पड़ेगी जो भी डाटा होगा उस पेशेंट की रिकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो आपका हो गया एडवांटेज। अब कॉमन एरर क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट रिकॉर्ड में, ये आपको मेंशन करना रहेगा। तो ये हो सकता है इनकम्प्लीट या फिर मिसिंग एंट्री। ठीक है, कि जो भी डाटा है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, यानी कि लापरवाही की वजह से स्टाफ के, कि वो डाटा पूरा तरीके से फिल नहीं हुआ। ठीक है, कोई उसमें कोई पॉइंट रह गया, छूट गया, तो ये हमारा एक एरर हो सकता है। इलीजिबल हैंड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो ये इलीजिबल मतलब हैंड राइटिंग, जो ऐसे हैंड राइटिंग लिखी है जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है। उसके बाद यूज ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्रीविएशन, की जो से अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं उस डाटा का। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग आफ्टर द इवेंट। ठीक है, यानी कि इवेंट हो गया उसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज क्या किया, सर्जरी या फिर कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया, लेकिन अब ये क्या करें, इसका डाटा हम क्या करें, कल या फिर परसों 2 दिन बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें एरर देखने को मिल सकता है। फेलियर टू द साइन एंड डेट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो भी यानी कि जो डाटा हम कलेक्ट किया उसमें साइन ही नहीं किया गया कि किसने केयर दी, किसने नहीं की, डेट भी नहीं मेंशन किया गया कि कब केयर किया। तो ये भी एरर देखने को मिल सकता है। ब्रेच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी उसका डाटा हुआ उसको लीक हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एरर है जो कि पेशेंट रिकॉर्ड या फिर कोई भी टाइप का रिकॉर्ड में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारा आता है इसमें नर्सिंग रिकॉर्ड। तो अभी तो हम पेशेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे नर्सिंग रिकॉर्ड के बारे में कि नर्सिंग रिकॉर्ड में क्या आता है आपका। अ सिस्टमेटिक रिटेन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट। तो वो होता है हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड। ठीक है, सिंपल में समझे तो अ रिटन प्रूफ और ऑफ व्हाट द नर्सेस एसेस प्लान इम्प्लीमेंटेड एंड एब्ल्यूटेड। जो नर्स पे उसने क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीज़ें रहता है। अब इसमें आगे देखें तो हमारा द रिकॉर्ड इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, प्लस फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन अमॉन्ग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड सर्व एज ए लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेड। वही की बात कर रहा है कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है पेशेंट के केयर में, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वगैरह सारी चीज़ें वही घुमा फिरा के आपको इसमें भी दिया गया है। उसके बाद हम बात करें इसमें डेफिनेशन क्या होगा, ये याद करिएगा, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिंग रिकॉर्ड आर द परमानेंट, ठीक है, एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिटेन कम्युनिकेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। तो जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड किया गया है उस पेशेंट के जितना भी डाटा होगा वो सारी चीज़ें रहेंगी उसमें नर्सिंग रिकॉर्ड में। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। Nursing record are the reflected the nurse role in the patient care and show how nurses contribute to recovery and well-being। सही बात है कि नर्सेस रोल को कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे उसने पेशेंट का केयर किया, कि कैसा पेशेंट क्या हो वेलबींग या फिर जो उसकी रिकवरी में कैसे नर्सिंग हेल्प करती है। ठीक है, जो नर्सेस होती है वो हेल्प करती है, वो कहीं ना कहीं ये नर्सिंग रिकॉर्ड में मेंशन रहता है, क्या केयर प्रोवाइड किया गया है नर्सेस द्वारा। इट इंक्लूड जैसे कि डाटा कलेक्शन, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े तो इसमें और आप क्या मेंशन कर सकते हैं, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, सेफ्टी, लीगल प्रोटेक्शन एंड एविडेंस बेस्ड केयर। सब कुछ वही देखिए, अभी हम पेशेंट में जो पढ़ के आ रहे थे पेशेंट रिकॉर्ड, वही हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड में भी आ रहा है। बस आपको याद करना है, किसी एक अगर रिकॉर्ड का आप याद कर ले रहे तो आप दोनों का ही वैसे बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं नर्सिंग रिकॉर्ड के, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर हो गया, लीगल प्रोटेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड एजुकेशन, एवोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, देखिए सब चीज़ें वही आ रही है ना यहाँ पर भी, तो इसको तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उतना। आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड। तो हाँ, ये अब क्या हो सकता है इसमें, जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट रिकॉर्ड होगा जो कि पेशेंट इनिशियली कंडीशन जैसे हिस्ट्री, गोल और बेसलाइन डाटा इसमें रहता है, ठीक है। नर्सेस नोट या फिर प्रोग्रेस नोट होता है जो कि डेली रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट कंडीशन, केयर एंड रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है जो कि उसमें मेंशन रहता है रिकॉर्ड टाइम, डोज, रूट एंड इफेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग की उसका इफेक्ट कैसा रहा है। डिस्चार्ज रिकॉर्ड होता है कंडीशन ऑफ एट द डिस्चार्ज एंड एडवाइस क्या दिया गया है। ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है पेशेंट डिटेल व्हेन योर ट्रांसफर, चाहे वो हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करें या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वो सारा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्डेड रहता है। उसके बाद अगला जो आता है हमारा पेशेंट एजुकेशन रिकॉर्ड, आपने क्या पेशेंट को एजुकेशन दिया गया उसका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड जो कि कंप्यूटराइज बेस्ड होता है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन जितने भी डाटा होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें फीड रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हो गए टाइप्स ऑफ जो नर्सिंग रिकॉर्ड होंगे। आप इससे एक बार हेडिंग देख लीजिएगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो वही ऑलरेडी हमने पेशेंट वाले में जो पढ़ा है उसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्यूरेसी, ठीक है, कंप्लीटनेस होना चाहिए, लेगिबिलिटी एंड द क्लियरिटी होनी चाहिए, टाइम लाइन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, सिग्नेचर एंड डेट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है प्रिंसिपल में जो कि आपको मेंशन करने रहेंगे। आगे बढ़े तो कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होगा, एक आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, नर्सेस ने क्या प्लान किया, नर्सिंग ने क्या इम्प्लीमेंट किया, नर्सिंग ने क्या एवोल्यूशन किया, प्रोग्रेस नोट क्या लिखा, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम। तो अभी हम सबसे हमें तो ये सारी चीज़ें याद है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पहले चीज़ें एसेस करते हैं, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर हमारा प्लानिंग होता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर हमारा इवोल्यूशन होता है, फिर उसमें हम मान लीजिए हम कोई प्रोग्रेस नोट वगैरह डालते हैं, फिर लास्ट में हम सिग्नेचर एंड टाइप। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, कंपोनेंट को। आगे बढ़े तो एडवांटेज क्या हो सकता है प्रॉपर नर्सिंग रिकॉर्ड का, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर, तो ठीक है, तो इंश्योर करता है जो भी कंटिन्यूटी ऑफ केयर होता है, सर्व एज ए लीगल एविडेंस ऑफ द नर्सिंग एक्शन, प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टाफ, प्रोवाइड डाटा फॉर स्टडी, ऑडिट्स एंड रिसर्च, ठीक है, इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। देखिए हम सारी चीज़ें अभी पढ़ के आए पेशेंट वाले के बाद, तो हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड में भी वही चीज़ें आ रही है। मेथड क्या हो सकता है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन का, ये देख लेते हैं। वही है नरेटिव चार्टिंग, यानी कि रिटेन पैराग्राफ में होता है। सॉफ्ट नोट होता है जो कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लानिंग होता है, ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन बेस पे रहता है ये। पाई चार्टिंग होता है, ये भी प्रॉब्लम और इंटरवेंशन एंड इवोल्यूशन बेस पे रहता है, ठीक है। उसके बाद फोकस चार्टिंग होता है जिसमें हमारे डार आता है, जैसे डाटा हो गया, एक्शन हो गया, रिस्पॉन्स, जो कि फोकस करता है पेशेंट पे बेसिकली, ठीक है। और कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड हो गया जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन को क्या करेंगे, कैसे आप स्टोर करेंगे या फिर कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजेस क्या होगा कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है कि क्या यूजेस हो सकता है कंप्यूटर का। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, जब हम लोग फिफ्थ सेम में पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो उसमें भी दिया गया था नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक, तो ये रिव्यू दिया गया है उस चैप्टर का। तो कंप्यूटर का क्या यूज है हॉस्पिटल में देख लेते हैं। पेशेंट केयर एंड नर्सिंग सर्विसेज में होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी सर्विस हो गया, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च। तो ये बेसिकली यूज होगा हमारा कंप्यूटर एंड हॉस्पिटल में। हम बात करें अगर नर्सिंग कॉलेज में क्या इसका यूज होगा, तो वही देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें है, टीचिंग, लर्निंग, ठीक है, टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैनेजमेंट करना, ठीक है, फैकल्टी या फिर जो कैरिकुलम मैनेजमेंट है उसको परफॉर्म करना, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क के लिए हेल्पफुल रहता है। कम्युनिकेशन का एक मेथड होता है ताकि वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन हो। कम्युनिटी में क्या रोल हो मतलब कि है इसका। उसके बाद जैसे हेल्थ डाटा को मैनेजमेंट करना, ठीक है,
हेल्थ एजुकेशन वगैरह में यूज होता है कंप्यूटर, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का सर्विलेंस, जो भी डाटा होता है, इंफॉर्मेशन उसको भी स्टोर करना होता है। टेली हेल्थ हो गया, फिर टेली मेडिकेशन हो गया, तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज बेस पे होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है, फिर कोई भी टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। यही पूछा गया था कि कंप्यूटर का यूज कहाँ, हॉस्पिटल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है इसको। उसके बाद एडवांटेज क्या हो सकता है यूजिंग ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, क्या एडवांटेज हो सकता है भाई, टाइम सेविंग होगा, सही बात है कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। एक्यूरेसी एंड एफिशिएंटी होगा, हमारा डाटा जो भी फीड होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेट डाटा फीड होगा। बेटर कम्युनिकेशन का वे हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, सही बात है। डिसीजन सपोर्ट में, एजुकेशन रिसर्च में, और डाटा सिक्योरिटी एंड स्टोरेज, तो ये बेसिकली कुछ एडवांटेज थे। आगे बढ़े तो आगे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है या फिर क्वेश्चन हम बताएं तो टेली मेडिसिन या फिर टेली नर्सिंग से आता है, ठीक। तो दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लगभग क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। डेफिनेशन अलग है, बस उसको हम देख लेंगे। तो हम बात करें कि यहाँ पे टेलीमेडिसिन या फिर टेली नर्सिंग की, थ्रू द टेक्नोलॉजी पेशेंट कैन नाउ रिव्यू मेडिकल कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, इवन द नर्सिंग केयर रिमोटली, यानी दूर रहकर वो क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा, कंसल्ट कर सकता है कोई भी डॉक्टर से, कोई भी नर्सेस से, कोई भी डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के रिकॉर्डिंग वो क्या करेगा, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। दे हेल्प इन ब्रिंग ब्रिजली द गैप बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हेल्प करता है, एक ब्रिज जो बनता है ना, गैप जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का काम करता है ये। प्रोफेशनल स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरिया वेयर मेडिकल एंड फैसिलिटी आर लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी क्या हो, बहुत ही कम हो या फिर लिमिटेड हो, ठीक है, तो वहाँ पे हेल्प करता है। टेलीमेडिसिन यानी कि हेल्थ एट अ डिस्टेंस, ठीक है। और टेली नर्सिंग क्या करेगा, नर्सिंग केयर प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है। तो टेली नर्सिंग यानी कि जो नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग बात हो रही है, टेली मेडिसिन यानी कि हीलिंग एट डिस्टेंस, यानी कि जो हम मेडिकेशन की बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देख ले, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका डेफिनेशन क्या होता है। बात करें अगर टेलीमेडिसिन की, तो ये क्या होता है, इट इज अ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर using information and communication technology for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease। तो ये हमारा WHO ने दिया था, जो कि टेलीमेडिकेशन का क्या होगा, एक डेफिनेशन होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। दूसरा आप इसमें याद कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन क्या होता है, इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट हु आर फिजिकली डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोवाइडर, ठीक है। जो भी प्रोवाइडर होगा या फिर हेल्थ केयर जो टीम होगी उससे अगर वो डिस्टेंस पे रह रहा है, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है, तो ये एक मीडियम या माध्यम होता है जिसके द्वारा पेशेंट को कम्युनिकेट किया जाता है, उसके सारे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो भी उसको किया जाता है, काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें दी जाती है उसको, ठीक है। अब बात करें टेली नर्सिंग की क्या डेफिनेशन होगी, तो इसको भी देख लेते हैं। तो टेली नर्सिंग का जो डेफिनेशन होगा, टेली नर्सिंग इज द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन and information technology to provide nursing services in healthcare whenever the large physical distance exists between the patient and nurse। वही बात है कि इसमें भी अगर पेशेंट या नर्स क्या हो रहा है, जो ऐसे एरिया में नर्स है, सॉरी पेशेंट है जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, वो बार बार वहाँ पे दूर है, काफ़ी दूर पड़ रहा है, तो कैसे उसको कम्युनिकेट या फिर नर्सिंग केयर या फिर जो भी उसको पूछना रहेगा डायग्नोस्टिक रिकॉर्डिंग, वो कैसे लेगी, तो वो सारी चीज़ें टेली नर्सिंग में आती है। ANA के द्वारा दिया गया था, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो इसमें डेफिनेशन दिया गया है, टेली नर्सिंग मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो कॉल, मोबाइल ऐप एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस टू डिलीवर नर्सिंग केयर एडवाइस एंड एजुकेशन टू पेशेंट रिमोटली, यानी दूर रहकर कैसे आप उस चीज़ों को डिलीवर करेंगे, किसी डाटा या इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उस एरिया में। तो प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू रिमोट रूरल एंड अंडर सर्व एरिया, ठीक है, ऐसे एरिया में जहाँ पे सर्वर वगैरह या फिर जो हेल्थ केयर टीम है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो गैप होता है पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो भी कहीं ना कहीं ये डिक्रीज करने में हेल्प करता है।
उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है, अब आने जाने का, ठीक है, अब आएगा पेशेंट उतनी दूर से, उसका टाइम क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, कॉस्ट लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में आप उसको अगर मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको हेल्थ एजुकेशन ही चाहिए, गाइडेंस ही चाहिए, तो वो उतनी दूर आएगा, ठीक है, उसका टाइम लॉस होगा। तो वही चीज़ अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो उसको आना नहीं पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन उसके पास पहुँच जाएगी ईज़िली वे में, ठीक है। इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी क्राइसिस हो गई, कोई नीड हो गई, तो जो टेली हेल्थ है या टेली मेडिसिन है, ठीक है, या फिर टेली हमारा नर्सिंग हो गया, उसके रिगार्डिंग सारे सपोर्टेड हमारा होगा, प्रोवाइड किया जाता है। कोलाब्रेशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है बट हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल क्या हो सकता है, टेली मेडिसिन या फिर टेली नर्सिंग के दोनों के प्रिंसिपल लगभग आपके सिमिलर रहेंगे। तो मेंटेन करते हैं प्राइवेसी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सही बात है कि जो भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेसी उसकी सारी चीज़ें मेंटेन करनी रहेगी। इंश्योर करेक्ट डाटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये भी इंश्योर करना है कि जो भी डाटा हम करेक्ट करें वो कलेक्ट करें करेक्ट वे में, ठीक है, और ट्रांसमिशन भी हो उसका। यूज सर्विस एंड रिलायबल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे कि जो भी कम्युनिकेशन के लिए रिलायबल सिस्टम हो ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंड हो पाए, ठीक है। उसके बाद फॉलो लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह को हम गैदर करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। पेशेंट मस्ट एग्री बिफोर ऑनलाइन कंसल्टेशन, हाँ ये भी देखना है कि पेशेंट का हमें कंसेंट लेना है कि हाँ जो भी आप चीज़ें शेयर करेंगे कॉम्प्लिटली क्या होगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, कहीं भी वो डाटा को शेयर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑल टेली इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपकी बातचीत हुई है, उस सारी चीज़ों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नर्स मस्ट बी ट्रेन इन द डिजिटल टूल, सही बात है कि जो भी नर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो यूज कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो इसका एप्लीकेशन या यूजेस क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, क्लिनिकल केयर में यूज होता है, हेल्थ एजुकेशन में यूज होता है, फॉलोअप केयर में यूज होता है, इमरजेंसी केयर में यूज, काउंसलिंग सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पे इसका बेसिकली यूज होता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो रोल ऑफ नर्स क्या होगा टेली नर्सिंग में, असेसमेंट करना कोई भी डाटा का, कोई इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, पहले इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना किसी भी हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर किसी भी डाइट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी समस्या हो रही है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, हेल्थ केयर टीम मेंबर से भी ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, और रिसर्च एंड एवोल्यूशन, तो ये बेसिकली रोल होता है हमारा नर्सेस का इन ट्रेनिंग, ठीक है, नर्सिंग में, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आप क्या इसमें लिख सकते हैं, एडवांटेज और लिमिटेशन। एडवांटेज क्या हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी होती है, ठीक है, डाटा का, इंफॉर्मेशन का, टाइम सेविंग होता है हमारा, पेशेंट एजुकेशन इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बेटर मॉनिटरिंग होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोलाबोरेशन रहता है कि एक ही जगह पे रहकर कई सारी टीमें क्या करती हैं, हेल्थ केयर वर्कर उसको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। लिमिटेशन है, चैलेंज क्या हो सकता है, पुअर इंटरेक्शन कनेक्टिविटी ऑफ रिमोट एरिया, हाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि उस एरिया में इंटरनेट या फिर जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी अमंग द पेशेंट, ये भी बात सही है कि जो पेशेंट है उतना एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है तो कहीं ना कहीं नॉलेज और डेफिसिट के कारण से भी ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिस्क ऑफ डाटा ब्रेक एंड प्राइवेसी वायलेंस, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो पेशेंट डाटा शेयर कर रहा है वो ब्रेक हो जाए या फिर कोई उसकी प्राइवेसी वगैरह वायलेंस हो, लीक हो जाए, ठीक है। लीगल एंड एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द कंसेंट, तो ये भी होता है कि आप कंसेंट ले नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है एक प्रॉब्लम या फिर लिमिटेशन। इनएबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, अब हाँ अब दूर रहकर आप फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकते, फिजिकली एग्जामिन नहीं कर सकते कि एक्चुअली आप क्या दिक्कत हो रही है, पेशेंट को आप टच करके जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई, एक आप हाइपोथेटिकल डाटा का ही सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ इसको ये दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी उसको कंफर्मेटिव के लिए। डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी हो जाती है टेक्नोलॉजी पे, तो ये चैलेंजेस हो आपको मेंशन करने रहेंगे।
आगे बढ़े तो जो हमारा आगे टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है। With the advancement of the technology, healthcare system have moved from paper-based record to keeping the digital documentation। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे पेपर वर्क क्या हो रहा है, लेस यूज हो रहा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन कैसा यूज कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल में वो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह के बेस पे। दीज आर द मॉडर्न सिस्टम यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवर पेशेंट डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो जो भी क्या होता है, पेशेंट का डाटा होगा क्विकली उसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीवर यानी जब हमें ज़रूरत होगी तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दे इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एक्यूरेट सेफ्टी क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। सारी चीज़ें घुमा फिरा कर वही दिया गया है, कोई इतना नहीं है, इजी टॉपिक है ये। आप इजीली कवर कर लेंगे इसको। उसके बाद डेफिनीशन देख लें। हाँ, ये आपको देखना रहेगा कि डेफिनीशन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है इसका डेफिनीशन क्या है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट पेपर चार्ट दैट कंटेन मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विद इन वन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे विद इन लिखा हुआ है। जो भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पेशेंट का डाटा होगा सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की क्या डेफिनेशन होता है ये देखते हैं। ये इट इज अ comprehensive digital record of patient health information that is shared across different healthcare organization। तो जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है या फिर स्टोर किया गया है वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये हेल्थ के कंसर्न के लेकर बात कर रहा है। इसमें जितनी भी हेल्थ की कंडीशन होगी, हेल्थ का इंफॉर्मेशन होगा, वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें उसका बायोमेट्रिक मतलब कि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा वगैरह होगा, डिस्चार्ज फॉर्म, नर्सिंग नोट्स, इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है हमारे मेडिकल रिकॉर्ड में। लेकिन हेल्थ केयर रिकॉर्ड में सिर्फ उसके हेल्थ के रिगार्डिंग जो डाटा रहेगा वही मेंशन रहता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट होता है। उसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल की। अब प्रिंसिपल आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जो भी हमारे पास डाटा होगा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, इंट्रोपर्सनेबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यूज फ्रेंड लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यूजर फ्रेंड लाइन होनी चाहिए, टाइम लाइननेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है प्रिंसिपल में जो कि आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ईजी टॉपिक है ये। फंक्शन क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का नर्सिंग प्रैक्टिस में। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है, शेड्यूलिंग या मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, एजुकेशन, रिसर्च, कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप इसमें मेंशन कर लीजिए, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया तो आप हर एक टॉपिक को इसमें ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, इतना इजी मैंने बताया है, आपको एक्सप्लेन किया है। आगे देखें तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है और डिसएडवांटेज या लिमिटेशन की बात करें इसके, तो एडवांटेज क्या हो सकता है, क्विक एसेस और टू डाटा। ठीक है, हम इजीली एसेस कर सकते हैं डाटा का, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, ये भी है, बेटर का कोऑर्डिनेशन हो गया, इजियर डाटा एनालिसिस, रिड्यूस डुप्लीकेशन। ठीक है, रिडक्शन इन पेपर यूज, सपोर्ट टेलीमेडिसिन, सपोर्ट रिमोट केयर एंड इनहेंस एक्यूरेसी। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज में आती है, आपको मेंशन करने रहेंगे, आप इसको याद कर लीजिएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, लिमिटेशन, कॉस्टली हो सकता है, सही बात है कि रिक्वायर्ड ट्रेनिंग स्टाफ की भी ज़रूरत हो सकती है, रिस्क फॉर डाटा ब्रेक। ठीक है, या फिर जो हमारा डाटा ब्रेक या फिर डाटा लीक का भी चांसेस हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, टेक्निकल इशू। तो ये बेसिकली कुछ लिमिटेशन या फिर हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो गया है जो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक या फिर इन्फॉर्मेटिव मेजरमेंट था। तो आप इसको इजीली आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं, हर साल ही आते हैं कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन इससे दे दिया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें जो नर्सिंग रिकॉर्ड है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक ये तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमारा 5th सेम का पार्ट है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसमें जो नर्सिंग रिकॉर्ड है वो देख लीजिएगा और पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेशेंट रिकॉर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अगर आप पेशेंट रिकॉर्ड अगर देख लेंगे तो आपका नर्सिंग रिकॉर्ड भी आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है तो बायो में उसका लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है।